हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी IQ IAS पर। दोस्तों, अभी रिसेंटली एनसीईआरटी की एक नई रिपोर्ट या कह लीजिए एक नया मॉड्यूल लॉन्च हुआ है और उस मॉड्यूल या रिपोर्ट में यह चर्चा की गई है कि भारत विभाजन का असली जिम्मेदार कौन है, उस पर चर्चा की गई है। ये बात हम लोग अच्छे से जानते हैं कि भारत में जो भारत का विभाजन हुआ 15 अगस्त 1947 को, और अभी हमारा अगस्त माह चल रहा है जिसे हम स्वतंत्रता माह भी कहते हैं हम, और इसमें बहुत सारी हमारी क्रांतियां हुई, बहुत सारे हम लोगों ने आंदोलन किए और ये पूरा अगस्त माह इसी से संबंधित है। तो इस संदर्भ में एक बड़ा ही मुद्दा है जो अभी हमने कुछ दिन पहले इसको सेलिब्रेट किया कि 15 अगस्त को हमने आज़ादी हासिल की, और उस विषय पर मैंने कई महत्वपूर्ण जो कहा जाए वीडियोस हैं टॉपिक पर मैंने लिए थे। अभी अब बात आती है कि आखिर विभाजन का जिम्मेदार कौन है। हम सब लोग जानते हैं कि भारत के विभाजन को लेकर के कई सारी थ्योरीज हैं। इतिहासकारों ने अपने अपने अलग अलग तरीके से इसकी व्याख्या की है। कोई कहता है कि नेहरू हैं, कोई कहता है कि पटेल हैं, कोई कहता है कि जिन्ना हैं, कोई कहता है कि RSS है, मदन मोहन मालवीय हैं, या हिंदू महासभा है। सब अपने अपने तरीके से अपने अपने कारण बताते हैं। कोई कहता है कि जिन्ना और मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा RSS हैं, कोई कहता है कि कांग्रेस है। लेकिन अगर समग्र दृष्टिकोण से देखें तो एक ही चीज है, और वो है कारण समय, वो परिस्थितियां, जिन परिस्थितियों में आकर के यह निर्णय लिया गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मतलब ये एनसीईआरटी नहीं कह रहा है, ये तो मैं कह रहा हूं कि वो समय था ऐसा जिसमें इस चीज को लेकर के डिसीजन लिया गया और हमारे लिए एक बहुत ही दुखद परिणाम बना। एक ऐसा दिन, एक ऐसी घटना जो कि आने वाली पीढ़ियां भी इसको जानेंगी कि कितना बड़ा अत्याचार, कितना बड़ा संघर्ष, कितनी बड़ी विपदा 15 अगस्त 14 अगस्त को हुई थी। क्या समस्या खड़ी हुई थी, किस तरह से चीजें खड़ी हुई थी, और वो कौन सी परिस्थितियां थी, हम सब हमेशा याद रखेंगे। हालांकि वो अलग बात है कि हम उतने गहराई से उसको फील ना कर पाए जो उस समय के लोगों ने झेला था। कितने पुरुषों ने जिनके सामने पूरा परिवार काट दिया गया, कितनी महिलाओं ने जिनका बलात्कार हुआ, हत्याएं कर दी गई, कितनी बच्चियों की, कितने बच्चों की, कितने लोगों की, जिसमें किसी भी धर्म जाति विशेष का नाम लेना ठीक नहीं है, क्योंकि ये जो हुआ था, मानव नरसंहार हुआ था, ये सभी धर्मों से संबंधित था, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। जो सामने पड़ा लोगों के, उन्होंने उसका जो खून खौल रहा था किसी भी कारण से, और वो हुआ। अब उसी को लेकर के एनसीईआरटी ने अपनी एक नया मॉड्यूल लॉन्च किया है। और दोस्तों, मॉड्यूल क्या है? ये मॉड्यूल हमारी टेक्स्ट बुक का एक हिस्सा नहीं है। उसने साफ कहा है कि ये टेक्स्ट बुक यानी कि जो एनसीईआरटी की किताबें होती हैं उस किताबों का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये अलग से मॉड्यूल बनाए गए हैं जिसका उपयोग आप अपने डिबेट के लिए कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट के लिए कर सकते हैं, अपने प्रेजेंटेशन के लिए कर सकते हैं, या अपने डिस्कशन के लिए कर सकते हैं। और इसी तरह का एक और अभी नया आया है, वो आया है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के, जिस पर आप अभी वीडियो देख सकते हैं। आप देखा भी होगा, सुना भी होगा। तो वो मेरा मुद्दा नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मुद्दा नहीं है। मेरा मुद्दा है एनसीईआरटी के आधार पर भारत विभाजन का जिम्मेदार कौन है। तो मैं उसी पर आपकी पूरी चर्चा करूंगा। इस चीज को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है इसका मुद्दा, किस तरीके से है। उसको पहले हम लोग को मैं बताना चाहता हूं कि यूपीएससी की प्रिपरेशन आप में से जितने भी सभी छात्र कर रहे हैं और जो चाहते हैं कि एक प्रॉपर गाइडेंस में, एक सिस्टमेटिक तरीके से और एक ऐसे पैटर्न के थ्रू जिसके थ्रू आपका सिलेक्शन इजीली हो सकता है, तो आप लोग हमारे स्टडी IQ के कोर्स से जुड़ सकते हैं। 2026 का लिए करना चाहते हैं, 2026 के लिए, 2027 या 2028 के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं प्रतिज्ञा मॉर्निंग बैच। और ये दोस्तों बैच स्टार्ट हो रहा है आपके 22 तारीख से।
22 तारीख से, जिसमें सुबह 8 बजे ये बैच स्टार्ट होगा, जिसमें MK लाइव कोड के माध्यम से ये बैच आप स्टार्ट कर सकते हैं 9,999 रुपए से। और ये हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। लेकिन ध्यान रखना 3 अलग अलग बैच हैं, 26 के लिए, 27 के लिए और 28 के लिए, 2028 के लिए। इनमें से किसी भी बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, जैसे आप 27 28 के बैच को ज्वाइन करेंगे तो उनकी फीस अलग होगी, ये बात अच्छे जानते हैं। इसमें आपको रेगुलर क्लासेस, टेस्ट सीरीज, प्री और मेंस की सेपरेट क्लासेस और टेस्ट सीरीज वो सब मिलेंगी। पर्सनल मेंटरशिप तो मिलेगी। डुअल मेंटरशिप का कंसेप्ट होगा, जिसमें फैकल्टी भी आपको गाइड करेंगे। मेरे साथ रहना चाहते हैं तो डेफिनेट सी बात है कि MK लाइव कोड यूज कर सकते हैं मेरे साथ, ये ध्यान रखिएगा। सब कुछ कंप्लीट पैकेज है जो आपको जरूरत है, और आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। सभी बेहतरीन फैकल्टी आपको घर पर पढ़ाएंगे ऑनलाइन, ठीक है ना, ध्यान रखना। और मेरे साथ इतिहास वैकल्पिक विषय ज्वाइन करना चाहते हैं और चाहते हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट में 300 प्लस नंबर आए इजीली, तो आप 2026-2027 के लिए हिस्ट्री ऑप्शनल बैच मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी शुरुआत हो रही है 25 तारीख से, ध्यान रखना। और इसके लिए जो फीस प्राइस रखा गया डिस्काउंट के साथ में, MK लाइव कोड के साथ 14,999 में। अगर आप चाहते हैं कि GS में अच्छे नंबर आए, मेरी पर्सनल गाइडेंस मिले और ऑप्शनल में नंबर आए, तो इतिहास वैकल्पिक विषय सबसे ज्यादा आसान है, सबसे ज्यादा बढ़िया है। एक ऐसा विषय जिसकी कहानियां आप लोगों ने सुनी हुई है और उसी तरीके से उसको पढ़ना भी है। ऐसी चीजें जिसके लिए अलग से कोई शब्दकोश नहीं है, अलग से कोई शब्दावली नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है। आप अपनी भाषा में आसान तरीके से इसको लिख करके आ सकते हो। कोई रटना नहीं है, कोई टेक्निकल टर्मिनोलॉजी नहीं है, इसकी कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ी चीज, कोई अपडेट नहीं करना है, कोई करंट अफेयर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो आराम से इसको ज्वाइन कर सकते हो। यही वजह है कि इसमें 300 प्लस यानी कि 60% नंबर लोग लेकर के आते हैं, और अब तक के हिंदी माध्यम के सबसे ज्यादा टॉपर इसी से बने हैं। कारण भी यही है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी बात हो, ध्यान रखना, डिस्काउंट के लिए MK लाइव कोड लगाइएगा, और कोई भी डाउट हो तो मुझे यहां पर कनेक्ट कर सकते हैं। और ध्यान रखना, इस क्लास की PPT और सारी चीजों के लिए आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, चलिए। 15 अगस्त 1947 हमारी स्वतंत्रता का दिन। लेकिन स्वतंत्रता इतनी आसानी से नहीं मिली। रात को 12 बजे हमने स्वतंत्रता के दस्तावेज लिए और भारत की स्वतंत्रता की हमने उद्घोषणा की। लेकिन उस समय पूरे देश में, पंजाब में, बंगाल में और जहां जहां पर हिंदू मुस्लिम जनसंख्या आपस में रहती थी, वहां पर एक भयंकर कत्लेआम हो रहा था। भारत का विभाजन हो रहा था, बड़ा नरसंहार हो रहा था। उसको जानने के लिए हम लोग बहुत सारी फिल्में देखी होंगी, समझे होंगे। एक मूवी आई थी गदर, उसमें दिखाया गया था किस तरह की सिचुएशन बनी थी। ऐसी सिचुएशन कितनी बनी होंगी कोई नहीं जानता। कितनी ट्रेनें यहां से आई गई और उधर से कितनी ट्रेनें लाशों से भर करके आई, ये बात आप लोग भी अच्छे से जानते हो। बात आती है कि आखिर इस विभाजन की जरूरत क्या थी और इसके लिए जिम्मेदार कौन था, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन इसको लेकर के ध्यान से बता दूं कि NCERT ने अपनी जो नई रिपोर्ट या मॉड्यूल जारी किया है, वो जारी किया है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को लेकर के। हम लोग इसी को मनाते हैं, 14 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे, यानी कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, क्योंकि विभाजन की बहुत बुरी विभीषिका हुई थी, बहुत बड़ा कांड। इस रिपोर्ट में आपके 2 मुद्दों पर चर्चा की गई है, एक भारत के विभाजन के बारे में और दूसरी कश्मीर समस्या के बारे में, इस मॉड्यूल में। और इस मॉड्यूल के 2 हिस्से हैं दोस्तों, 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा है मिडिल स्टेज का, जिसमें क्लास 6 से लेकर के क्लास 8 के बच्चों को अलग से पढ़ाने की व्यवस्था है कि उनके लेवल की चीजें हैं इसमें। और दूसरा है सेकेंडरी स्टेज, जो क्लास 9 से लेकर के 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए है। यानी कि बेसिकली NCERT ने अपने 2 मॉड्यूल बनाए हैं केवल बच्चों को पढ़ने के लिए। टेक्स्ट बुक में इनको शामिल नहीं किया है, नॉट यूज इन द टेक्स्ट बुक, एक सेपरेट कंसेप्ट है। अब इन दोनों में, दोनों लेवल पर उन्होंने क्या बताया है, मैं उसकी पहले चर्चा करता हूं, फिर हम इन सब चीज मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसको अगर हम देखें तो मिडिल स्टेज पर क्लास 6 से लेकर के क्लास 8 के लेवल पर
जो कहा गया है उसमें आप सुन लीजिए क्या कहा है एनसीईआरटी ने। देखिए, उन्होंने कहा है कि विभाजन अवश्यंभावी नहीं था, मतलब जरूरी नहीं था कि विभाजन हो, बल्कि कुछ गलत विचारों का एक परिणाम बन गया जिसकी वजह से विभाजन हो गया। यानी कि विभाजन नहीं हो सकता था, लेकिन कुछ गलत आइडियाज, रॉन्ग थॉट्स की वजह से विभाजन बन गया। एक उन्होंने इस बात को कही है। दूसरा, जैसे उन्होंने कहा कि नेहरू और पटेल ने, यानी कि पटेल और नेहरू, इन दोनों लोगों ने गृह युद्ध के डर की वजह से विभाजन को स्वीकार कर लिया। इनको लग रहा था कि हिंदू मुसलमान का गृह युद्ध चल रहा है, सारी चीजें हैं, और इसकी वजह से आपका ये हो जाएगा और बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। इस वजह से इससे बढ़िया है कि शांति से इसको निपटा दीजिए। तो उन्होंने विभाजन को स्वीकार कर लिया, ये इस रिपोर्ट में कहा गया। वहीं महात्मा गांधी ने अहिंसा से इसका विरोध तो किया, अहिंसा के माध्यम से, कि मैं इसका विरोध करता हूं और ये पार्टीशन होगा, मेरी लाश पर से होगा, विरोध तो किया। वो कभी विभाजन नहीं चाहते थे, लेकिन उन्होंने इसे हिंसा से रोकने का प्रयास नहीं किया। इसके लिए कोई आंदोलन नहीं चलाया, जैसे 42 में आंदोलन चलाया, करो या मरो, सारी चीजों को लेकर के। गांधी ने उसको रोकने का प्रयास नहीं किया कि पार्टीशन रुक जाना चाहिए, यह उन्होंने नहीं किया। पटेल ने इसे बताया कि यह कड़वी औषधि है, यानी कि हमारी बीमारी है, हमारे देश में एक बीमारी हो चुकी है और उस बीमारी का इलाज इस कड़वी दवा से ही हो सकता है। तो यानी कि उन्होंने देश में जो सांप्रदायिकता की जो बीमारी फैल गई है उसका इलाज करने के लिए इस कड़वी औषधि को अपना लिया, जिसको उन्होंने कड़वी औषधि कहा। ये रहा कि एक बहुत ही कड़वी दवा है जिसको हमें पीना पड़ेगा, यह उन्होंने कहा। और नेहरू ने भी कहा कि यह बुरा तो है, बहुत बुरा है पार्टीशन, लेकिन जरूरी हो गया है क्योंकि समस्या ऐसी खड़ी हो चुकी है। यह उन्होंने, एनसीईआरटी ने इस पर यह अपनी समझाने की कोशिश की है बच्चों के लिए कि बच्चे पढ़ें और इसको समझें। सेकेंडरी स्टेज पर इसके और एडवांस लेवल को उन्होंने समझाने की कोशिश की है, सेकेंडरी स्टेज पर, क्लास 9 to 12 क्लास के लेवल पर। इसमें उन्होंने कहा है कि विभाजन का कारण राजनीतिक इस्लाम था। राजनीतिक इस्लाम यानी कि इस्लाम का राजनीतिकरण हो चुका था और उनके कुछ जो नेता हैं वो अपनी एक अलग पहचान बनाए रखना चाहते थे, क्योंकि उनकी अपनी कोई पहचान बन नहीं पा रही थी। उस पहचान को बनाए रखने के लिए कि हमारा नाम खड़ा हो, हमारा नाम बन जाए, सारी चीजें हो जाए, जिसके प्रतिनिधि थे जिन्ना, जो कि बहुत बड़े प्रभावी वकील हुआ करते थे और नेता भी थे। तो अपनी धार्मिक पहचान बनाए रखने के लिए उन्होंने इस मुद्दे को खड़ा किया था। और 1940 में जब लाहौर का मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था, तब उन्होंने इसकी मांग रखी थी पाकिस्तान को लेकर के, ये उन्होंने माना। इसमें भी इसी को समझाने की कोशिश की गई है कि भाई कुछ लोग अपनी राजनीतिक पहचान बनाए रखने के लिए उन्होंने इस मुद्दे को खड़ा किया, वरना जनता को इससे कोई लेना देना नहीं था। और बिल्कुल हम इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि हां, ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये पार्टीशन और इस तरह की चीजें जो हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि ये नेताओं की ही देन है। आम जनता को इससे कोई लेना देना नहीं था कि कौन सा देश किसका है, कौन सी भूमि किसकी है, क्योंकि सभी यहां पैदा हुए थे और सभी के घर वाले, सभी के पूर्वज यहीं पर दफन हैं, बहुत सारे। ये सच्चाई है। दूसरा, इसमें उन्होंने कहा है कि इसी में समझाने को ये कि माउंटबेटन ने मार्च 1947 में वायसराय जैसे ही बने, उन्होंने भारत का तनाव देखा, हिंदू मुस्लिम का संघर्ष देखा और जिन्ना की मांगों को देखते हुए कि जिन्ना की जो मांगे हैं उसका कोई समाधान है नहीं, इसलिए उन्होंने तुरंत ही विभाजन को लागू कर दिया। 3 जून 1947 का विभाजन का प्रस्ताव उन्होंने पेश कर दिया और 15 अगस्त को लागू कर दिया। ये समझ लीजिए, यानी कि जल्दबाजी कर दी उन्होंने इन दो चीजों की वजह से। एक ये उन्होंने इस मॉड्यूल में, इस सेक्शन में बताया, और मॉड्यूल में बताया गया कि विभाजन का असर विश्व इतिहास में इतना अद्वितीय है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। लाखों करोड़ों लोग मारे गए, लाखों करोड़ों लोग विस्थापित हुए, सोचिएगा, जिसका सबसे ज्यादा असर पड़ा पंजाब और बंगाल में, क्योंकि पार्टीशन वहीं पर हुआ था, विभाजन वहीं पर हुआ था। वहां की पूरी अर्थव्यवस्था बदल गई, बर्बाद हो गई, सांप्रदायिक असहिष्णुता बढ़ गई, और आज भी वहां पर देख सकते हो। और कश्मीर की समस्या इसी से उत्पन्न हुई।
जम्मू कश्मीर की समस्या और आतंकवाद का इसी से रास्ता खुला और भारत का रक्षा जो खर्च है वो इसका बढ़ गया है। यानी कि उसके परिणाम भी बताने की कोशिश की गई है कि केवल और केवल ये भारत पाकिस्तान का विभाजन नहीं था, बल्कि इसने कितनी नई समस्याओं को जन्म दे दिया है, ये समझ लीजिएगा। तो ये सारी बातें उन्होंने कही, ये समझाने की कोशिश की। बात आती है कि आखिर फिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है जो एनसीईआरटी ने कहा है। हु वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंडियन पार्टीशन, कौन था वो? ये है आपकी वो मीटिंग जिसको आप देख सकते हैं, आपके माउंटबेटन है, जिन्ना है, पटेल हैं, नेहरू हैं, ये सभी लोग इसमें बैठे हुए हैं। कौन था? तो एनसीईआरटी ने एक अपना इसी मॉड्यूल में एक चैप्टर है, एक कहा जाए कि इकाई है, उसका नाम रखा है कल्प्रिट ऑफ पार्टीशन। कल्प्रिट ऑफ पार्टीशन। इस सेगमेंट में उसने एक लाइन कही है कि इसके लिए 3 लोग जिम्मेदार थे। 3 पीपल्स वर रेस्पॉन्सिबल। बोले कौन कौन? एक, जिन्ना, जिन्होंने पाकिस्तान की मांग रखी, रखी। दूसरी कांग्रेस, जिन्होंने पाकिस्तान की या बंटवारे की, विभाजन को स्वीकार किया, स्वीकारा। तीसरा माउंटबेटन, जिन्होंने विभाजन को लागू किया। ये 3 लोग जिम्मेदार हैं। यानी कि जिन्ना, जिन्होंने विभाजन की मांग की, कांग्रेस जिसने विभाजन को स्वीकार किया, माउंटबेटन जिसने विभाजन को लागू किया। अब यहीं पर लेकर के जब ऐसी चीजें हुई तो सोचिएगा कि ये एक राजनीतिक मुद्दा खड़ा हो गया, यहीं पर। अब सीधा सीधा इल्जाम है कांग्रेस के ऊपर कि कांग्रेस इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो बीजेपी जो इस समय कहे कि बीजेपी ने इसको लेकर कहा कि कांग्रेस और लीग उस समय की सबसे बड़ी पार्टी थी, सबसे बड़े लोग उस समय मौजूद थे, शीर्ष पर मौजूद थे, इसलिए इस रिपोर्ट को उनको स्वीकार करना ही होगा और इस रिपोर्ट से वो भाग नहीं सकते, इस सच्चाई से वो भाग नहीं सकते, क्योंकि उस समय सभी लोग यानी मुस्लिम लीग के और कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर उस समय मौजूद थे। इन लोगों ने ही डिसाइड किया था जो कुछ भी हुआ था, तो इस रिपोर्ट से ये लोग नहीं भाग सकते। वहीं पर कांग्रेस ने इसका विरोध किया कि इस मॉड्यूल को तो जला करके फेंक देना चाहिए, क्योंकि यह गलत धारणाओं पर आधारित है। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने कहा कि इसके लिए जितनी मुस्लिम लीग जिम्मेदार है उतनी ही आरएसएस भी जिम्मेदार है, और यह रिपोर्ट पूरी तरह गलत है। इसमें कांग्रेस का कोई रोल नहीं है। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी पार्टीशन हो, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी। वो परिस्थितियां बनाई किसने? कांग्रेस का कहना है कि परिस्थितियां बनाई किसने? ये आरएसएस और मुस्लिम लीग दोनों की ही अपनी भूमिका है, जिन्होंने ऐसी परिस्थितियां क्रिएट की जिसकी वजह से पार्टीशन उस समय अवश्यंभावी हो गया था। यह अब राजनीतिक विवाद का मुद्दा खड़ा हो गया है कि कौन है। एनसीईआरटी ने अपनी बात रखी है, बीजेपी ने इस रिपोर्ट का पक्ष रखा है, मॉड्यूल का पक्ष रखा है, उसका साथ दिया है, और कांग्रेस इसका विरोध करती है और कहती है कि इसमें आरएसएस की भी उतनी ही भूमिका थी जितनी मुस्लिम लीग की थी। ये अब आप हम लोगों को सबको अपने अपने व्यक्तिगत स्तर पर समझना है कि कौन किसके लिए जिम्मेदार था, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन हमें पढ़ना है कि एनसीईआरटी ने क्या कहा है, ठीक है ना। अब उसके लिए इस रिपोर्ट में जो समझाने की बात कही गई है कि आखिर यह हुआ कैसे, किस तरीके से हुआ। तो कंडीशन यह है कि इसको लेकर के उन्होंने जो कहा है उसको समझने की कोशिश करना कि जिन्ना ने
जिन्ना ने 1940 में लाहौर के सेशन में, लाहौर में जो कहा था कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग संप्रदाय हैं, दो अलग संप्रदाय हैं, धार्मिक संप्रदाय हैं, दोनों के विचार अलग हैं, विचार अलग हैं, दोनों के जो संस्कृति है, साहित्य है, दोनों की संस्कृति, उनकी साहित्य, ये सब कुछ अलग है, अलग है। इसलिए दोनों एक साथ नहीं रह सकते, दोनों एक साथ रहना संभव नहीं है, रहना संभव नहीं है, नहीं। इसलिए पाकिस्तान अलग होना चाहिए, पाकिस्तान हो, मुसलमानों का अलग देश हो। यानी कि इस समय उन्होंने विभाजन की बात कही थी, लेकिन यही बात उन्होंने, इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन्ना ने यह भी स्वीकार किया था कि उन्हें यह विश्वास ही नहीं था कि विभाजन उनके समय में हो जाएगा, क्योंकि वो ये मानते थे कि शायद मेरे जीवन काल में विभाजन ना हो पाए। लेकिन वो पूरा प्रयास कर रहे थे, लेकिन हो गया उनके जीवन काल में। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जल्दबाजी हुई थी, कुछ ना कुछ था जिसकी वजह से जो व्यक्ति उम्मीद नहीं कर रहा था और वो पूरा हो गया। चाहे वो डायरेक्ट एक्शन डे के माध्यम से हुआ हो, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के माध्यम से हुआ हो, या हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता की वजह से हुआ हो, या इतनी ज्यादा परिस्थिति खराब हो गई कि जिसमें एक गृह युद्ध जैसी स्थिति खड़ी हो गई जिसकी वजह से हुआ हो, या शासन प्रशासन भारत की सरकार उस समय ना चला पा रही हो, जिसमें वित्त मंत्रालय लियाकत अली के पास हो और वो वित्त की व्यवस्था को पूरी तरह से अव्यवस्था में उन्होंने बदल दिया हो। यह भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से ये सारी चीजें हों। और पटेल कहते हैं कि परिस्थितियां इतनी गंभीर हो चुकी हैं कि देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति है, और उससे बेहतर है कि हम देश में गृह युद्ध हो और लोग हिंदू मुसलमान एक दूसरे को लेकर के पूरे देश में लग जाएं। उससे बेहतर है कि पाकिस्तान का विभाजन कर दिया जाए, या भारत का विभाजन करके पाकिस्तान अलग कर दिया जाए। गांधी जी ने विरोध तो किया, लेकिन कांग्रेस ने जब विभाजन को स्वीकार किया तब फिर उन्होंने कांग्रेस के विभाजन को स्वीकार करने का विरोध नहीं किया। यह इसमें समझाने की कोशिश की गई है, ठीक है ना। मैं इसमें अपनी तरफ से कोई टिप्पणी नहीं दूंगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी की रिपोर्ट है या मॉड्यूल है। मैं इस पर अपनी तरफ से कोई टिप्पणी नहीं देने वाला, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये ऐतिहासिक क्लास नहीं है जिसमें मैं व्याख्या करूं। ये एनसीईआरटी की रिपोर्ट है। अब इसमें जो दो चीजों के अलावा एक जो चीज है वो ये है कि माउंटबेटन ने कुछ जल्दबाजी की जल्दबाजी क्या है कि जो जून 1948 में होना था वो 15 अगस्त 1947 को हो गया, 15 अगस्त 1947 को हो गया। यानी कि अब कंडीशन ये हो गई थी कि सीमा विभाजन को लेकर के समय कम पड़ गया, कम पड़ा, स्पेशली रेड क्लिफ को लेकर के। जो रेड क्लिफ सीमा विभाजन आयोग के अध्यक्ष थे, उनको लेकर के समय कम पड़ गया, तैयारी अधूरी रह गई, सीमा निर्धारण सही ढंग से हो नहीं पाया, और यह कह लीजिए जल्दबाजी में हुआ। मात्र इनके पास 5 हफ्ते का समय था, एक सवा महीने में, और एक सवा महीने में ही सब कुछ तय करना था। तो स्वाभाविक सी बात है, सीमा निर्धारण सही ढंग से नहीं हो पाएगा, लापरवाही हुई थी, इसकी वजह से सीमा विभाजन सही नहीं हुआ, और ये एक गंभीर लापरवाही थी जिसकी वजह से माउंटबेटन इसके लिए दोषी माने जाते हैं कि आपने इतनी जल्दबाजी क्यों की, गंभीर लापरवाही क्यों की। यह एक बहुत बड़ा कारण था। तो यानी कि इसके लिए नेहरू, पटेल जो कांग्रेस के लीडर हैं, उन्होंने जब इसको एक्सेप्ट कर लिया, गांधी
जिन्होंने इनके एक्सेप्टेंस का विरोध नहीं किया वो भी एक्सेप्ट कर लिया इनडायरेक्टली, और जिन्ना ने तो प्रस्ताव रखा ही था। तो कुल मिलाकर के ये सभी के सभी एनसीईआरटी के इस मॉड्यूल के अनुसार दोषी हैं। कांग्रेस केवल एक नाम नहीं बल्कि उनके नेताओं के नाम भी इसमें खुलकर लिखे गए हैं, पटेल, जिन्ना और गांधी। सॉरी, पटेल, नेहरू और गांधी, उधर जिन्ना और माउंटबेटन, टोटल मिलाकर के 5 लोग। 5 लोगों को इसमें माना गया है कि ये सभी लोग दोषी थे कहीं ना कहीं। कांग्रेस की तरफ से ये 3 लोग, माउंटबेटन ब्रिटिश सरकार की तरफ से, जिन्ना मुस्लिम लीग की तरफ से। लेकिन इसमें कहीं पर भी आरएसएस या हिंदू महासभा या अन्य संगठनों का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है, कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। और उसकी चर्चा हम यहां पर नहीं करेंगे, वो चर्चा हम ऐतिहासिक क्लास में करेंगे कि क्या हमारे देश में सांप्रदायिकता का उदय कैसे हुआ था, किस तरीके से हुआ था। क्या सांप्रदायिकता सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग की तरफ से उत्पन्न हुई थी, या हिंदुओं की तरफ से भी सांप्रदायिकता के बीज बोए गए थे या नहीं बोए गए थे, वो इतिहास का अलग विषय है। इस पर मैं कोई चर्चा नहीं कर रहा। आप सभी लोग इस सेक्शन में आकर के, अपना कमेंट सेक्शन में आकर के कमेंट जरूर कीजिए कि आखिर इन सब चीजों के लिए कौन कौन जिम्मेदार है, क्या ये रिपोर्ट पूरी तरह सही है या गलत है। आप अपने विचार जरूर दीजिएगा। ध्यान रखना, आप अपने विचार दोगे तो उससे आप लोगों का एक मेंटल लेवल भी आपका डेवलप होगा, सारी चीजें होंगी, सब कुछ बेहतर हो पाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब बात आती है इसके दोषी होने के बाद कश्मीर समस्या कैसे उत्पन्न हुई। जब आपका सीमा निर्धारण सही नहीं हुआ, सीमा निर्धारण सही नहीं हुआ तो इसी से कश्मीर समस्या उत्पन्न हुई, कश्मीर समस्या उत्पन्न हुई। यह तो इसमें कोई शक नहीं है कि कश्मीर समस्या इससे उत्पन्न हुई होगी, ठीक है ना। और यह ऐसी समस्या जो पहले नहीं थी, जो पहले कभी नहीं थी, इसमें कोई शक नहीं है, पहली बार उत्पन्न हुई। हम जानते तक नहीं थे कि कश्मीर को लेकर के ऐसी कोई समस्या भी खड़ी हो सकती है। और इतनी बड़ी समस्या खड़ी हुई कि इसने, कश्मीर समस्या ने भारत की विदेश नीति को प्रभावित किया है, नीति को प्रभावित किया है। यानी कि हमारी जो विदेशी नीति है उसमें बहुत बड़ी भूमिका है कश्मीर मुद्दे की। यस, इसने भारत की रक्षा नीति को प्रभावित किया है, रक्षा नीति को प्रभावित किया, खर्च बढ़ाया, सारी चीजें की। और आज भी ये सारी चीजें हमको देखनी पड़ती हैं कश्मीर समस्या ने। इसी कश्मीर समस्या ने ही देश में आतंकवाद का जो कंसेप्ट है वो लागू किया है, आतंकवाद को। आतंकवाद को खुला रास्ता दिया है इसने, रास्ता। अगर ये कश्मीर की समस्या उत्पन्न ना होती या सभी सही ढंग से विभाजन हुआ होता या विभाजन ना हुआ होता तो ना तो कश्मीर की समस्या होती, ना हमारे रक्षा नीति की समस्या होती, ना आतंकवाद की समस्या होती, शायद कुछ ना होता। और हो सकता है उससे ज्यादा भी होता, ये भी हो सकता है। ये आप लोग बताइएगा, क्या विभाजन अवश्यंभावी था या नहीं था। अगर आप लोग उस समय पर नेहरू पटेल की जगह पर आप लोग होते और देश की परिस्थितियां ऐसी होती तो आप लोग क्या करते। कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिएगा कि आप लोग क्या करते। अगर आपको उस समय देश का सबसे बड़ा प्रतिनिधि बना दिया जाता और आपके सामने ये परिस्थितियां आती तो आप क्या डिसीजन लेते। और आपको क्या लगता है कि उस समय की जो परिस्थितियां हैं सांप्रदायिकता की फैल रही थी उसके पीछे केवल और केवल मुस्लिम लीग का हाथ था या कुछ और भी परिस्थितियां जिम्मेदार थी। ये आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके, आप अगर डिसीजन लेते तो क्या लेते, क्योंकि नेहरू पटेल भी कम पढ़े लिखे लोग नहीं थे। गांधी ने आखिर क्यों स्वीकार कर लिया यह भी आप बताइए कमेंट सेक्शन में। बहुत अच्छा मुद्दा है जिस पर आप अपने खुलकर के विचार रख सकते हैं और एक अच्छी जगह पर, यह ध्यान रखिएगा।
ठीक है ना। और जब ये सारी चीजें हो रही हैं तो इसलिए ध्यान रखिएगा, विश्व के अनेक देश इसको वित्तीय सहायता देते हैं कश्मीर मुद्दे को खड़ा रखने के लिए, रखने हेतु ये करते हैं। अनेक देश इस मुद्दे को जिंदा बनाए रखना चाहते हैं, इसको खड़ाए रखना चाहते हैं, और बहुत सारे लोग इसको समर्थन देते हैं, जिससे कि भारत पर दबाव बने, भारत झुके। लेकिन भारत कभी नहीं झुकेगा। दैट्स इट। ये समस्या है, ये सारी चीजें। अब इन सारी चीजों को लेकर के आप क्या सोचते हैं, ये आप लोग जरूर बताइएगा कि क्या एनसीईआरटी की रिपोर्ट सही है। कमेंट सेक्शन बताइए। एनसीईआरटी का जो मॉड्यूल है, कंसेप्ट अच्छा है, बिल्कुल बताइए। इसमें जिन लोगों को दोषी बनाया गया है वो दोषी थे या कुछ और लोग भी दोषी थे, उनके नाम सजेस्ट कीजिए। अगर आप उनकी जगह पर होते आप क्या करते, वो आप बताइए। मैं देखना चाहता हूं कि मेरे कितने सारे स्टूडेंट हैं जो इस चीज को अच्छे समझते हैं और जाकर के अपना विचार प्रस्तुत करते हैं। करिएगा। और मेरे साथ इतिहास का बैच पढ़ना चाहते हैं तो अगस्त बैच 25 तारीख से फटाफट शुरू हो रहा है। आप इसको फटाफट उतनी जल्दी से बैच को ज्वाइन करिए। 2 से 3 दिन आपके रह गए हैं, तो इस बैच को ज्वाइन करने के लिए MK लाइव कोड के माध्यम से डिस्काउंट रेट पर इसमें करिए। इसमें आपकी कंप्लीट क्लासेस, टेस्ट सीरीज, मटेरियल, क्रक्स, आंसर राइटिंग सेशन, सब कुछ इंक्लूड है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बेहतरीन तरीके से 300 प्लस नंबर के लिए कम से कम आप लोग मेरे साथ जुड़िए। देखिए फिर कितना मजा आता है। ओके, कोई भी डाउट हो तो इस ग्रुप को तो ज्वाइन कर ही लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को। यहां पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कोड MK लाइव जरूर लगाइएगा। थैंक यू वेरी मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।